अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर जहांज़ेब खान एंड आई एम स्टडिंग इन चाइना और इट्स माय लास्ट ईयर और इंटर्नशिप के लिए आया हूँ पाकिस्तान। और जो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है वो है हैबे नॉर्थ यूनिवर्सिटी। तो आज ही मैं आया हूँ डिम्स। तो आज मैं 2 लेजेंड प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करने आया हूँ और अगर आपको डिम्स के बारे में क्यूरी है तो उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, वो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में हम सिर्फ इंटरव्यू करेंगे और सर से थोड़ी चिट चैट करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्योंकि आपको पता है पीएमडीसी रिजॉल्व हो गया पीएमसी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्यूरीज हैं, बहुत सारे सवालात हैं, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। सो आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। इंशाल्लाह एंड ऑफ द व्लॉग तक आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो लेट्स गो विदाउट डिलेइंग। तो जो हमारा इंटरव्यू है, फर्स्ट पार्ट में हम सिस्टम के लिहाज से क्वेश्चन करेंगे और दूसरा एनएलई की प्रिपरेशन के लिए, और जो तीसरा है व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी, ये हम सर से पूछेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। सो राइट नाउ आई एम एट डिम्स और 2 जो लेजेंड प्रोफेसर हैं उनके पास आ गया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सर अब्बास एंड सर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सुबह से लेकर शाम तक बिजी होते हैं, तो इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। और सर इंशाल्लाह इस इंटरव्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा होगा। जी तो पहला सवाल जो हम करते हैं सर अब्बास से करते हैं। तो सर पहले आप थोड़ा सा डिम्स का तारुफ करवा दें और थोड़ा बता दें हमें कि आज तक कितने स्टूडेंट मुस्तफीद हो चुके हैं। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है डिम्स के बारे में, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे हमें डिम्स के बारे में? डिम्स के बारे में तो माशाल्लाह सब लोगों को पता ही है, लेकिन ये डॉक्टर अहमद और मेरी हम दोनों की मुश्तरका प्लानिंग थी और 7 सितंबर 2007 को हमने ये सेटअप लॉन्च किया था हमने, और माशाल्लाह से 14 इयर्स हो चुके हैं और 15 इयर्स इन रनिंग है। और इन 14 इयर्स टाइम पीरियड के अंदर हमने माशाल्लाह से मोर देन 12,000 डॉक्टर ट्रेन कर दिए तो माशाल्लाह से, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा हॉस्पिटल हमारा ट्रेन डॉक्टर काम ना कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नेशनल प्लस इंटरनेशनल तमाम एग्जाम की हम यहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं। पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट्स की भी हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एसपीसी तमाम स्पेशलिटीज़ हैं उनके एसपीसी पार्ट 1 की तैयारी करवाते हैं। तमाम इंटरनेशनल एग्जाम्स लाइक यूएसएमएलई, लैब, एएमसी, एमसीसी और जितने भी गल्फ कंट्रीज के एग्जाम्स हैं लाइक हाथ, एसएलई, एमओएच, कैनेडियन एग्जाम्स, ठीक है, इन तमाम एग्जाम्स की हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है हमें इजाज़त हासिल है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करवाते हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड, और टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। बस समटाइम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई 6 मंथ के अंदर आप 4 साल कोर्स कैसे मुकम्मल करवा सकते हैं। तो यही हमारा ये एक डिस्टिंक्टिव पॉइंट है कि ये विद इन 6 मंथ हम पहले 4 साल कोर्स मुकम्मल करवाते हैं, उसके बाद 2 मंथ्स बच्चे हमें और दें तो हम उनको क्लिनिकल कोर्स भी हम मुकम्मल करवा देते हैं। तो माशाल्लाह ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर। तो सेकंड क्वेश्चन मैं सर अहमद से करना चाहूँगा। सर जैसे कि हमें पता है कि यहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने आते हैं, तो पहले मैं जो सवाल करूंगा वो अंडर ग्रेजुएट के लिए करूंगा। तो सर वो अभी तक चाइना वापस नहीं गए, तो वो ऑनलाइन स्टडी अभी तक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिहाज से आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे? मेरे लिए लगता है आप मुश्किल क्वेश्चन लिख के लाए हैं। इंसान आपने डॉक्टर अब्बास से कर ली। जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझा हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं कि पैंडमिक की वजह से जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो चाइना, रशिया या फॉरेन कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे थे, तो क्या वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वो इस टाइम पे कैसे जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। एक तो ऑनलाइन की अपनी काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, और उसमें अमूमन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाती लोगों के लिए। फिर भी कुछ ना कुछ जितना भी वो गेन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ से, वो यहाँ पे कर सकते हैं उन ऑनलाइन लेक्चर से। दूसरा ये कि बिल्कुल अगर उनके पास टाइम है तो आके जो हमारे बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है, जैसे डॉक्टर अब्बास ने भी बताया कि वी टेक 6 मंथ्स, और उन 6 मंथ्स में हम जो है वो तमाम बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स जो हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं, या 1-2 ऐसे भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जो आपने अभी पढ़ने हैं, और 6 मंथ्स में आपको जो है वो कम्प्लीट करवा देते हैं। जहाँ तक रह गया क्वेश्चन कि अभी डिम्स ज्वाइन करने का फ़ायदा है या नहीं, इसका सिंपल सा आंसर ये है, वक्त से पहले और ज़्यादा पढ़ने का आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसका आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। सो डू ज्वाइन अस। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम सर अब्बास से करते हैं। तो डिम्स ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद अपने नोट्स बनाने चाहिए या मार्केट से मिल जाते हैं फोटोकॉपी, आप क्या आइडिया देंगे कि किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए? अच्छा डॉक्टर, जहाँ से हमारा तो जो एडवाइस हुई है कि जब बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं उनको चाहिए कि अपने नोट्स वो खुद बनाएं। उसकी वजह ये कि जब हम लेक्चर लेते हैं उसमें जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो पहले हम प्रॉपर एक टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद उसको प्रॉपर हम वे में उसको लिखवाते हैं।
और हर बच्चा हमारी कही बात को अपने अंदाज में लिखता है। फिर उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए हमने कुछ रियल लाइफ की स्टोरीज भी उसके साथ अटैच करनी होती हैं और डिफरेंट टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट उसके साथ उसमें हमने इंटीग्रेट करने होते हैं। तो हर बच्चा अपने अंदाज में उस नोट्स को बनाता है। मार्केट में कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ 2015 के हैं, कुछ 2016 के, 17 के, डिफरेंट स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स हैं। बच्चों ने हमारे लेक्चर में बैठ के नोट्स बनाए, आजकल डिफरेंट बुक शॉप से उनकी फोटोकॉपीज मिल जाती हैं और वो प्रूफ रीड नहीं है और हमारी रिटन नहीं है, लेकिन डिम्स नोट्स के नाम से वो मशहूर हैं और डिम्स नोट्स के नाम से ही वो सेल हो रहे हैं। उनमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, जैसे जब हम बताते हैं हाइपर तो बच्चे हाइपो लिख लेते हैं, जब हम हाइपो बताते हैं बच्चे हाइपर लिख लेते हैं। तो बाज़ दफा हम जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ऊपर हमने टॉपिक जब हेडिंग लिखी होती है उसके नीचे उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट होता है और उसके बाद फिर जैसे हम टॉपिक चेंज करते हैं तो नीचे हमने पोर्शन उसका इरेज करना होता है, हेडिंग चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से बच्चे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो नोट्स में काफी मिस्टेक्स मिलेंगी, लेकिन वो ये नहीं कि हमने मिस्टेक्स की, वो बच्चों की अपनी पर्सनल मिस्टेक्स, ठीक है। और ये जो मार्केट में नोट्स मिले हैं तो ये कॉपीराइट की ग्रेट वायलेशन, लेकिन हम इसको माइंड नहीं करते क्योंकि तालीम आम हो रही है और जो नोट्स मार्केट में मिलते हैं हमारे लेक्चर का 50% होते हैं। मेरे बच्चे समझते हैं कि नोट्स पढ़ने के बाद तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, नहीं, जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल है वो हमारे लेक्चर का 50% है, जो हम पढ़ाते हैं उसका 50% बच्चे लिख पाते हैं। मेन तो लेक्चर है और लेक्चर के साथ बच्चे अपने नोट्स खुद बनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल को जब आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब उनको किसी टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा तो अपने हाथ की लिखी बात वो इजिली रिवाइज कर लेंगे, जबकि किसी और के हाथ की लिखी जब बात को पढ़ेंगे तो उनका पीछे बैकग्राउंड रिकॉल नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एडवाइस ये है कि जब बच्चे आए अपने नोट्स खुद बनाएं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर अहमद से पूछेंगे, सर बाज लोग ऐसे हैं कि वो डिम्स नोट्स लेके अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं, तो उनके लिहाज से आप क्या कहेंगे? हाँ, स्टडी तो बड़ी अच्छी बात है, जो जिस भी चीज़ की स्टडी करे अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल जैसे भी डॉक्टर अब्बास ने कहा, ये जो नोट्स हैं चूंकि हमने प्रूफ रीड नहीं किए हुए, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम ये आज तक कर नहीं पाए, लिख नहीं पाए, और दूसरी बड़ी वजह ये है हम खुद अपने आप को चूंकि अभी मेडिकल का स्टूडेंट ही समझते हैं और साथ साथ अपना नॉलेज भी अपडेट करते रहते हैं, तो हर सेशंस में इन नोट्स वगैरह के अंदर एडिशंस आती रहती हैं, ठीक है। सो अगर मार्केट से जैसे डॉक्टर अब्बास बता रहे थे कि असल वीएन या कंसेप्ट लेक्चर में, ठीक है, जब आप लेक्चर देख रहे होते हो आपकी आंखें, आपके कान, आपके दिमाग, सब कुछ वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सारा पहले कंसेप्ट देकर लेक्चर का, फिर उसके बाद हम लिखवाते हैं, ठीक है। सो वही वाली बात है कि जो मार्केट में से अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेके पढ़ रहे हैं तो पहली बात है कि वो असल जो डिम्स का फायदा आप 100% जहाँ लेना चाहते हैं वो 50% पे आ जाएगा। फिर नोट्स उन लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, बेपनाह आपको ऐसी एग्जांपल हजारों की तादाद में मिल जाएंगी, क्योंकि कराची से खैबर तक, रशिया, चाइना तक यही नोट्स लोग पढ़ते हैं। बेपनाह लोग इन नोट्स से फायदा लेके पास हुए हैं। ज्यादातर उन लोगों को फायदा होता है जिनके अपने कोर कंसेप्ट्स या अपना नॉलेज अच्छा हो तो वो इनको पिक कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपके कोर कंसेप्ट्स ठीक नहीं है और खाली आप ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। हम तो यही गाइड करते हैं कि आएँ, डिम्स ज्वाइन करें, प्रॉपर लेक्चर्स लें, अपने नोट्स खुद बनाएं, दैट विल सर्व यू फॉर लाइफ टाइम। ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और कैरियर प्रोग्रेशन में इन अ लॉन्ग वे आपको जो है काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। एक दफ़ा ये आप जब नोट्स बना लेंगे, अपने हाथों के लिखे गए, ये आपका अपना पर्सनल एसेट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल हम सर अब्बास से पूछते हैं। सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, स्टूडेंट्स ने आके डिम्स ज्वाइन कर लिया है, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज से किस तरह आगे बढ़ाएं? सो प्लीज सर टेल। अच्छा डॉक्टर जान से इस तरह से कि पहली बात ये कि जब बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं तो हमारी सबसे पहले ये एडवाइस होती है कि वो डेली क्लासेस अटेंड करें, कोई लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि हर आने वाला लेक्चर पिछले लेक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। लेक्चर को फुली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, जब वो लेक्चर हॉल में एंटर हो जाएं, फिजिकली तो वो यहाँ पे हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी रूह भी यहाँ पे हमारे साथ लेक्चर में अगर हो तो उनको 100% हर चीज़ समझ में आती है। तो अगर फुली कॉन्सेंट्रेट होकर वो लेक्चर लेंगे, उसको प्रॉपर्ली टेक डाउन करेंगे, उसके बाद उनको चाहिए घर में जाके उनको 5 to 6 टाइम उनको रिवाइज करें। जब वो रिवाइज कर लें तो उनकी सेकेंड नेचर बन जाएगी। उसके बाद वो किसी भी और सेकंड बुक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं ये सब कुछ बुक से पढ़ के बनाए हुए हैं। जैसे अक्सर बताता हूँ बच्चों को, मेरा एक लेक्चर जो है 15 से 20 किताबों से का एक्सट्रैक्ट है, ना सिर्फ बुक्स का एक्सट्रैक्ट है बल्कि जो हर टॉपिक के बारे में हमने सैकड़ों एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। फिर उन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन में भी काफी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, वो उसका कॉन्सेप्ट भी हम इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, कहने को ये नोट्स है, लेकिन प्रॉपर ये अच्छा एक्सटेंसिव एक टॉपिक हम यहाँ लेक्चरों में डिस्कस करते हैं। नोट्स बनाएं, उसको घर में जाके मेमोराइज करें। जब तमाम लेक्चर मेमोराइज कर लें उसके बाद कोई और बुक साथ ऐड कर लें, लाइक फर्स्ट एड ऐड कर सकते हैं, कैप्लान सीरीज ऐड कर सकते हैं, बीआरएस सीरीज ऐड कर सकते हैं, और भी सीरीज है। लेकिन सबसे पहले ये कि आप नोट्स मेमोराइज करें, किसी बुक के हम अगेंस्ट नहीं है, ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है जी सर।
सो ये सवाल ये हम लोगों से बहुत होता है कि सर वेदर डिम्स नोट्स आर इनफ फॉर सफिशेंट, ये आप कोई फेसबुक पे लिखेंगे तो हज़ारों बारी क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सफिशेंट उन लोगों के लिए हैं जो डिम्स ज्वाइन करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, अपने कोर कंसेप्ट बेहतर करते हैं। वही वाली बात कि अगर मार्केट से नोट्स लेके पढ़ रहे हैं और फिर वो कंसेप्ट अच्छे ना हो तो उनको स्ट्रगल करते हैं और फिर जो एग्ज़ाम वगैरह में मसला यहाँ पर उन लोगों को आता है। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा, डिम्स चूँकि पहला स्ट्रक्चर्ड मेडिकल टीचिंग और ट्रेनिंग आपके पास एजुकेशन सेंटर बना था। सो किस सब्जेक्ट में से कितना पढ़ा जाए, फार्मा में से कितना पढ़ लें, बायोकेमिस्ट्री में से कितना पढ़ लें, मेजर सब्जेक्ट्स एनाटमी वगैरह हो जाए, मेडिसिन वगैरह हो जाए, सर्जरी वगैरह, या इवन माइनर सब्जेक्ट्स जैसे पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन, किस सब्जेक्ट में से कितना पढ़ लिया जाए तो वो हमारे जितने भी मेडिकल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए सफिशेंट हो। इस पे ये डिम्स में जो कुछ पढ़ाया जाता है सारा रिसर्च प्रोडक्ट्स, इस पे महीनों की रिसर्च है कि कितना हम फार्मा में पढ़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो हमारा ये जो एग्जाम रिलेटेड जो है वो तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने अभी ये याद रखना है कि ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर आप लोगों का टास्क ये होता है कि हमारा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम पास हो, ठीक है। तो वो कहते ही हैं कि आर्ट ऑफ नोइंग इज टू नो व्हाट टू इग्नोर। अगर आप बड़ी बुक्स अच्छी हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, आप हमारे पास भी ये पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने इन्हें याद रखना है कि ये याद करना मुश्किल हो जाती है बुक्स जो हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी के लिए गाइटन खोल लें, एनाटमी के लिए स्नेल खोल लें, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप काम को फैलाते नहीं हैं, तो आप चीज़ों को स्केड के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दिन जब आप फॉर एग्जांपल एनएलई का एग्जाम देने जाएंगे तो जितने भी मेडिकल के दर्जनों सब्जेक्ट्स हैं आपको इतने आने चाहिए कि आप एग्जाम संभाल लें। कल हो सकता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए तो फिर आपने सिर्फ कार्डियोलॉजी में ही आगे जिंदगी में स्पेशलाइजेशन करनी है, उसी को पढ़ना है। कल आप नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाए तो आपने सिर्फ किडनी पे ही फोकस करना है। अभी तो अगर आप अपने आप को इन लेक्चर नोट्स और कोई एक आधी बुक अगर आपने साथ रखनी है तो वो शॉर्ट बुक हो सकती है, जैसे फर्स्ट एड या कैप्लन सीरीज वगैरह, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर्स या लेक्चर नोट्स अच्छे तरीके से आते हैं तो आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम सही बड़े इजीली पास कर सकते हैं। सर नेक्स्ट हमें आप थोड़ा सा गाइड कर दें, जैसे कि पीएमडीसी पीएमसी में कन्वर्ट हो गया है, 70% एनएलई क्लिनिकल से आता है और जो 30% है वो एनएलई बेसिक से आता है, तो थोड़ा सा सर ये गाइड कर दें कि किस तरह हम स्टडी को लेके चलें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अभी आपकी क्या ग्रेजुएशन हो चुकी है, क्या अभी आप जो है अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उसके हिसाब से हमारे कोर्सेज डिवाइस होते हैं। अभी तो आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या अपने फाइनल ईयर और इंटर्नशिप के, तो आप लोगों को तो एडवाइस ये करते हैं कि आप पहले प्रॉपर हमारा बेसिक सब्जेक्ट्स का 6 मंथ्स का सेशन होता है वो लीजिए। उसमें हम पहले 4 साल के तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं विद क्लिनिकल ओरिएंटेशन। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आप पीडियाट्रिक्स में अगर सीधा लिपिड स्टोरेज डिजीजेस पढ़ना चाहते हैं, आपकी इनसाइट लिपिड स्टोरेज डिजीज की तभी अच्छी होगी जब आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री से आता होगा, ठीक है। इस वजह से आपने याद रखना है कि जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो खड़े हुए तो बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपने हमेशा इस ध्यान में रखें कि आप पे फर्ज है, आप पे कर्ज है कि जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको केयरफुली फेथफुली आते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और जैसे फॉरेन ग्रेजुएट होकर आए हैं और हमें कहेंगे 2-3 महीने बाद हमने एनएलई 1 देना है, अंडर ग्रेजुएट्स तो पहले हमसे 6 मंथ्स बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर 2 मंथ्स का वो क्लिनिकल सेशन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का अलहदा लेते हैं। और हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट का सेशन होता है उसमें हम तमाम डिजीजेस पैथोलॉजी में टच कर लेते हैं, यानी कि एस्थमा, हार्ट फेलियर, क्रॉनिक लिवर डिजीज, रीनल फेलियर, सब कुछ बड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं पैथोलॉजी के अंदर। जो हमारा क्लिनिकल सेशन होता है वो मोर और लेस इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट वगैरह। बहरहाल अगर कोई डॉक्टर ग्रेजुएट होकर आ जाते हैं और 1-2 महीने बाद उसका एनएलई एग्जाम है, ठीक है, और उसके पास ये 6 to 8 मंथ्स का टाइम नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्रैश कोर्स जो है वो एनएलई 1 के लिए अवेलेबल होता है। और एग्जाम आपने याद रखना एक प्रॉपर टेक्निक है, चूंकि हम मास्टर ट्रेनर हैं, एग्जाम की उसमें वो उस तरह के कोर कंसेप्ट क्लियर करने वाले मजे तो नहीं लिए जा सकते 2-3 महीनों के अंदर, लेकिन वो आपको इस ओरिएंटेशन से तैयारी करवाई जाती है जो आपके की टॉपिक्स क्लिनिकल में से आने हैं और जितना कोई बेसिक में से आना है वो 2-3 महीनों के अंदर हम आपको तैयार कर लेते हैं। जिन लोगों ने वो भी कोर्सेज लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे
NLE 1 जो है वो पास कर गए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, जो NLE की प्रिपरेशन ये आगे कर लेते हैं, लाइक बेसिक और क्लिनिकल दोनों कर लेते हैं, तो इज इट इनफ कि वो USMLE और प्लैब इसी तैयारी में दे सकते हैं, या उसे अलग आके दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है? सर प्लीज। जी डॉक्टर, यहाँ से इस तरह से कि NLE 1 बेसिक्स का जो हम कोर्स कंडक्ट करते हैं वो 6 मंथ का कोर्स है, हम पहले 4 साल का कोर्स मुकम्मल करवाते हैं। ये ऑलमोस्ट 75% USMLE 7 का कोर्स कवर करते हैं। 100% SBS पार्ट 1 का कोर्स तमाम स्पेशलिटीज में कवर हो जाता है NLE 1 बेसिस करने के बाद। तो NLE 1 बेसिस को 6 महीने कोर्स मुकम्मल करने के बाद 75% USMLE 7 कोर्स मुकम्मल हो जाता है और 100% SBS पार्ट 1 इन ऑल स्पेशलिटीज कवर हो जाते हैं। आपने अगर USMLE 7 का रिमेनिंग 25% करना है तो उसमें हम 2 सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ाते हैं, उसमें एक जेनेटिक्स और दूसरा बिहेवियर साइंस है। तो वो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का कोर्स करना पड़ता है, उसका 100% USMLE 7 हो जाता है। जिस बच्चे ने NLE 1 बेसिक्स और NLE 1 क्लिनिकल, जब ये दोनों कोर्स हमारे पास 8 मंथ का कोर्स दिया होता है, तो उसके बाद दुनिया जहान का हर एग्जाम जस्ट मैटर ऑफ टाइम में वो जब भी जो एग्जाम देना चाहे वो दे सकते हैं। लाइक NLE क्लिनिकल कर लिया उसने 2 मंथ्स का और 7 बेसिस किए हैं, तो वो प्लैब भी दे सकता है, AMC हार्ट USMLE स्टेप 2 का एग्जाम भी दे सकता है, इसीलिए दे सकता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि PMDC कन्वर्ट होगी PMC में, तो इसके अपने कुछ रूल्स है, इन्होंने कुछ ABC लिस्ट किया होगा यूनिवर्सिटीज को और कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो सर इसके बारे में कोई रहनुमाई कर दें कि आर दे एलिजिबल फॉर NLE एग्जाम और इनका फ्यूचर क्या है? हाँ, फिर एक मुश्किल क्वेश्चन तूने मेरे से कर दिया जावेद। अच्छा अब ऐसा है कि जो पाकिस्तान में चूंकि हम पिछले 15 साल से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा हमने ये है कि अमूमन कंप्लीट सिस्टम चेंज होता रहता है, कमीशन चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो हर दफ़ा कोई नई पॉलिसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जब एडमिट हुए होंगे तो आपको तब आइडिया नहीं होगा कि PMC आ जाएगा और ये रेगुलेशंस आ जाएंगी। तो आज जिनका एडमिशन हो गया है उन्हें आज से 5 साल बाद क्या होना है उसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। दूसरा ये कि आप लोगों के लिए याद रखना है कि इस तरह की बातें, अफवाहें, ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, आपको तंग करती रहेंगी। मैंने आपको यहाँ पे 1-2 बातें जो फोकस करने को कहनी है। ABC यूनिवर्सिटी आपकी है या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आपने तो बहरहाल एडमिशन के वक्त ये तो देखना ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या नहीं, दुनिया उस यूनिवर्सिटी को मानती है या नहीं। वो तो आप पाकिस्तान में भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जो कि PMC रिकग्नाइज नहीं करता, तो वो तो प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करें कि आपकी यूनिवर्सिटी वो हो जो कि रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है वो ये कि आपने खुद एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना है, ठीक है। आपने मेडिकल साइंसेस के तमाम सब्जेक्ट केयरफुली फेथफुली पढ़े हैं, आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप में फोकस्ड है, आप में जो है वो इस फील्ड के लिए अपने अंदर कोई एम्बिशन रखते हो, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो कि एग्ज़ाम होते रहते हैं। कितने आपके सीनियर कोलीग्स वगैरह पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स देकर माशाल्लाह आप तो कंसल्टेंट बन चुके हैं, ढेर सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो इस तरह की बातें जो है वो चलती रहती हैं, दैट डजंट मैटर। और जहाँ तक रह गया कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पैंडेमिक तो सारी दुनिया का मसला है, ठीक है, वो आपकी या मेरी वजह से तो हुआ कोई नहीं, ठीक है। सो इस तरह की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दें, पढ़ाई पे फोकस करें। और ऑब्वियसली जब पैंडेमिक सेटल होगा तो वो सबके साथ एक ऐसी पॉलिसी आएगी जो कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। लास्ट सवाल मेरा यही है, स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर प्लीज? स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि टाइम वेस्ट न करें। जो भी मेडिकल फील्ड में आता है वो सिलेक्टेड अल्लाह ताला उसको चुन लेता है इंसान की खिदमत के लिए। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है और आप भी जानते हैं कि हदीस नबवी भी है कि 2 ही इल्म है जिनकी मेन अहमियत है, एक इल्म इद्यान और दूसरा इल्म इब्दान। तो इल्म इद्यान दीन के इल्म के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो इल्म इब्दान की है। तो अल्लाह ताला ने आपको इस फील्ड में सिलेक्ट किया, तो आपको चाहिए इंतहाई ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, वालिदैन के ट्रस्ट को बाहर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम पीरियड को बड़ा अच्छी तरीके से फिल करें, मेहनत करें, और ताकि आप मुल्क को कौम की और इंसानी खिदमत प्रॉपर तरीके से कर सकें। और इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसान को बचाया। तो इसलिए इंसान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर्ली थॉरोली आपको मेडिकल साइंसेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। थैंक यू सर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं डॉक्टर अब्बास ने बड़ी बेहतरीन बात की। मैंने बस यही कहना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपका वक्त अभी जो है वो पूछने का है, इल्म हासिल करने का। लेकिन 5-10 साल बाद लोग आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे। जब आप थोड़े इस फील्ड में ऊपर जाएंगे तो आपके जूनियर्स आपसे आके क्वेश्चन करेंगे, तो उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें, ठीक है।
उस वक्त के लिए आप अपनी फील्ड में इस हद तक माहिर हों कि अगली आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से जो है वो गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। So finally we are done with today's interview, and sir, thank you so much once again. Most welcome. It's really honor for me, and I hope बहुत सारे स्टूडेंट की जितनी क्वेरीज थी तो उनको यकीनन आंसर मिल गया होगा। So thank you so much. अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे और सब जो हमें देख रहे हैं सबके लिए ढेर सारी दुआएं। थैंक यू। Thank you so All much. the best for your bright future. Thank you so much.